हमारे सामने दो बिंब होते हैं। एक बिंब होता है भारत का, वो भारत जिसे हम अपनी माँ मानते हैं। हमारे शास्त्र जिसके बारे में कहते हैं माता भूमि पुत्रो हम प्रतिज्ञामा। हजारों साल पहले जिसके बारे में लिखा गया, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्तैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत् संतति। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में ये जो देश है इसे भारत कहते हैं, और हम भारत के पुत्र हैं, भारत के बच्चे हैं और इसलिए भारतीय कहे जाते हैं। दूसरा बिंब होता है हमारे प्रधानमंत्री का। 26 मई 2014 को जब उन्होंने पहली बार शपथ लिया, और हम गर्व के साथ कह सकते हैं दुनिया की अकेली शख्सियत स्वर्गीय नेहरू जी के पास जिन्होंने तीसरी बार शपथ लेने का काम लगातार सफलता के साथ। माननीय मंत्री प्रधानमंत्री जी जब शपथ ले रहे थे तो दो प्रकार की शपथ ले रहे थे। एक संवैधानिक शपथ जो इस देश के महामहिम से राष्ट्रपति दिलवा रहे थे, एक दूसरी भी शपथ उसी समय वो ले रहे थे। मैं अगर प्रधानमंत्री बना हो तो मेरे काम करने की दृष्टि क्या होगी, मेरी आर्थिक नीतियां क्या होंगी। और वह शपथ उन्हें नरेंद्र नाम का एक दूसरा नौजवान दिला रहा था। नाम था नरेंद्रनाथ दत्त विवेकानंद। विवेकानंद बोल रहे थे और माननीय प्रधानमंत्री में मन में ही उनके शब्दों को दोहरा रहे थे। प्रधानमंत्री कह रहे थे, मैं नहीं भूलूंगा कि मेरा विवाह, कि मेरी संपत्ति, कि मेरा जीवन मेरे व्यक्तिगत भोग विलास के लिए या इंद्रिय सुखों के लिए हुआ है, मेरे व्यक्तिगत सुख के लिए हुआ है। मैं नहीं भूलूंगा कि मेरा यह समाज उस विराट महामाया की एक छाया मात्र है। मैं नहीं भूलूंगा भारत के जितने भी नागरिक हैं, अशिक्षित हों, गरीब हों, दलित हों, पिछड़े हों, मैं भारतवासी हूं और ये सारे नागरिक भारतवासी हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। इनका सुख और दुख हमारा और सुख और दुख होगा। मैं नहीं भूलूंगा इस बात को कि जब तक यह जीवन है, यह धरती हमारे लिए स्वर्ग है और भारत का कल्याण ही हमारा कल्याण है। और इसी सपने को लेकर के मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, जिस यात्रा को माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 में शुरू किया, हम गर्व के साथ कहते हैं आज से 2024 तक वो यात्रा उनकी अनवरत जारी है। एक जमाने में रामधारी सिंह दिनकर ने, आज माननीय वित्त मंत्री जी बात कर रहे थे, आज से 60 साल पहले लिखा था देश की आर्थिक व्यवस्था के बारे में। कुछ समझ नहीं पड़ता रहस्य क्या है, जाने भारत में बहती कौन हवा है। धरती के सब पेड़ दीन दुर्बल है, गमलों के ही पेड़ सुदम्य सुदल है। जब तक है यह वह सम्य समाज सड़ेगा, किस तरह एक होकर यह देश लड़ेगा। सबसे पहले यह दुरित मूल काटोरे, समतल पीटो खाइया खड्ग पाटोरे, बहुपाद बटों की सिरा शोर छाटोरे, जो मिले अमृत सबको समान बाटोरे। माननीय पूर्व वित्त मंत्री भारत का भाषण दे रहे थे, वर्तमान की नीतियों के बारे में बता रहे थे। 1960 में रामधारी सिंह दिनकर भारत की स्थिति के बारे में बखान कर रहे थे और ऐसा लग रहा था वर्तमान से कोई इनका संबंध ही नहीं हो। 65 साल इन्होंने राज किया है। 65 सालों के रहते हुए रामधारी सिंह दिनकर की इस पीड़ा को किंचित मात्र भी इन्होंने अगर बदला होता तो शायद ये बातें इन्हें आज दोहराने की जरूरत नहीं पड़ी होती। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जब सत्ता पर आए तो उनकी प्राथमिकता थी, देश का गरीब हमारी प्राथमिकता होगी, देश का नौजवान हमारी प्राथमिकता होगी, देश की बहनें हमारी प्राथमिकता होगी, देश का किसान हमारी प्राथमिकता होगी। और हम सब गर्व के साथ कह सकते हैं, जितनी नीतियां उन्होंने बनाई, हम नाम पर नाम ले सकते हैं, उनकी उपलब्धियों को गिना सकते हैं। पहली बार जब वो जनधन योजना लेकर के आए थे, आप तो नहीं ला पाए 65 सालों में। आप तो इस बात की चिंता नहीं कर पाए कि इस देश में 53% ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैंक का मुंह तक नहीं देखा था। आभारी होना चाहिए इस देश को, हमारे प्रधानमंत्री का, जिन्होंने इस बात को तय किया कि भारत का एक भी नागरिक जिसके पास एक पैसा नहीं होगा, हम उसे बैंक तक पहुंचाएंगे, बिना ब्याज के पहुंचाएंगे,
जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोलेंगे, उसके अकाउंट में 5,000 रुपया डालेंगे, उसे बचत करने की कला सिखाएंगे, उस देश के विकास में उसकी हिस्सेदारी करेंगे। पीछे बैठकर 65 सालों में आपने अपने देश की नागरिकों को मजबूर किया, बहनों को गांवों के अंधेरे में शौचालय में जाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करने के लिए आप इस मंच पर खड़े होकर आज भाषण देते हो। महिलाओं की जो बेइज्जती आपने 65 साल में इस देश में की है, भारत सन के साथ डूबेगा। आपको एहसान होना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री का, जिन्होंने इस देश में स्वच्छ भारत योजना प्रारंभ की। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, भारत का कोई भी महिला, भारत की कोई भी बच्चा, कोई भी बूढ़ा आज अपने घर से निकल करके रात के अंधेरे में सड़कों पर जाने के लिए, शौचालय के लिए बाध्य नहीं हो सकता। आपको शर्म आनी चाहिए। 65 साल आप सत्ता में रहे, 3,70,00,000 सिर्फ ऐसे घर थे जिनके घर आप पीने का पानी पहुंचा सके। शेष आप बात करते हैं आधे लोगों की। आप 140 करोड़ की जनसंख्या बताते हैं, 140 में 3,70,00,000 घरों को आपने पीने का पानी पहुंचाया था। आपको आभारी होना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री का, जिन्होंने शुरू किया जल जीवन मिशन, जिनके नेतृत्व में आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं 14 करोड़ घरों में हमने पीने का पानी पहुंचाने का काम किया है। आपको शर्म नहीं आती? इस देश की 90% जनसंख्या इलाज नहीं करा पाती थी, चिकित्सा तक उसकी पहुंच नहीं होती थी। इलाज कराने में वो गरीबी रेखा के नीचे चली जाती थी, उसके घर बिक जाते थे, उसकी जमीनें बिक जाती थी। आप उसकी चिंता नहीं करते थे। चिंता अगर किसी ने किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसने तय किया इस देश का कोई भी गरीब पैसे की कमी के नाते मरेगा नहीं। आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई, 50 करोड़ नागरिकों को आच्छादित किया गया और हम गर्व के साथ कह सकते हैं पिछले 7 सालों के अंदर, पिछले 5 सालों के अंदर 7 करोड़ 34 लाख लोगों ने अस्पताल में इलाज कराया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक रिपोर्ट पेश करता हूँ। यह रिपोर्ट है स्टैंडर्ड ऑफ पुअर की। चुनाव जब चल रहा था, चुनाव का निर्णय आने वाला था, 29 मई को यह रिपोर्ट आई। ये छोटी मोटी संस्था नहीं, पूर्व वित्त मंत्री इसको नकार नहीं सकते। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि उन्होंने भारत की रेटिंग बढ़ा दी। 2009 में भारत की रेटिंग BBB नेगेटिव थी, आपकी सरकार थी। 2012 में भारत की रेटिंग BBB नेगेटिव थी, आपकी सरकार थी। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार में आए, आते ही मान रेटिंग 4 महीने के अंदर बदल गई, BB- से और BB स्टेबल हो गई। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं 29 मई 2024 को घोषणा किया स्टैंडर्ड पुअर ने, और भारत की रेटिंग BB- स्टेबल से बदल करके BB- पॉजिटिव कर दिया। और महोदय, यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि ऐसा करते हुए स्टैंडर्ड ऑफ पुअर ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, मैं उस रिपोर्ट को पढ़ना चाहूंगा महोदय। उन्होंने लिखा कि भारत को मजबूत आर्थिक विकास ने भारत की ऋण ग्राह्यता पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। इस सुदृढ़ आर्थिक ढांचे का आने वाले 2-3 सालों में विकास की गति पर बहुत प्रभावी असर पड़ने वाला है। उन्होंने लिखा, सरकार ने अपने खर्चे के स्वरूप और उसके वितरण को पूरी तरह से बदल दिया है और बढ़ता हुआ हिस्सा अवस्थापना विकास पर खर्च किया जा रहा है। आने वाले समय में यह भारत की जड़ता को समाप्त कर देगा और भारत को विकास की बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। उन्होंने लिखा, लगातार नीतिगत स्थायित्व से, गहराते हुए आर्थिक सुधारों से और उच्च दर के अवस्थापना सुविधाओं के निवेश से भारत लंबे समय तक विकास की संभावनाओं को बनाते रहेगा। भारत की अर्थव्यवस्था, पहला तमाचा जो आपके ऊपर है, जो आरोप हम लोगों के ऊपर आप लगाते हैं, उस कंपनी ने लिखा, भारत की अर्थव्यवस्था ने कोविड की आपदा के बाद बहुत प्रभावशाली ढंग से वापसी की है। पिछले 3 सालों में भारत के वास्तविक आर्थिक विकास की दर और सकल घरेलू उत्पादन का क्षेत्र में सर्वाधिक 8.1% की औसत से वृद्धि हुआ है। भारत एशिया पैसिफिक क्षेत्र में पर बैठकर बात न करें, सर्वाधिक विकासशील है अपनी और हमें सीटों पर आने वाले 3 सालों में
यह विकास की दिशा और गति बनी रहेगी। भारत 7% के दर से विकास करता रहेगा और भारत के सकल बैठकर बात न करें। उत्पादन और ऋण के अनुपात में प्रभावी प्रभाव पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, दूसरा तमाचा इनकी गाल पर मारा है स्टैंडर्ड ऑफ पुअर्स ने और लिखा, यह उनके शब्द हैं, वर्ष 2024-25 में मोदी सरकार ने अवस्थापना के विकास में 11,11,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, अर्थात जीडीपी का 3.4